Hello students, today we will start chapter 3rd Geography class 7th Our Changing Earth। आवर चेंजिंग अर्थ से पहले हमने 2 चैप्टर्स डिस्कस किए थे। उनमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अर्थ का इंटीरियर और अर्थ के बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस किस तरीके से होती हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेयर जो है हमारा जो स्थल मंडल है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है, जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है टोटल इसको 6 प्लेट्स में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि रियल में हमारी जो अर्थ है वो 6 प्लेट्स में ही डिवाइड है। ये 6 प्लेट्स हैं जिसमें हमारी अर्थ डिवाइड है। और ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं इनमें मूवमेंट होता रहता है। किस वजह से होता है? क्योंकि जो मोल्टन मैग्मा है, पिघली हुई अवस्था में जो मैग्मा है अर्थ के इनसाइड, उसकी वजह से यहाँ पर मूवमेंट होता रहता है। मान लीजिए ये 6 प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 प्लेट्स जो हैं आपस में मूवमेंट करती रहती हैं। बहुत ही कम मूवमेंट करती हैं, हम फील नहीं कर सकते, इतना स्लो मूवमेंट होता है, लेकिन मूवमेंट होता है। जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, हर एक साल लगभग कुछ मिलीमीटर्स जो है इनमें मूवमेंट होता है, इसलिए हम इनको फील नहीं कर पाते ये जो मूवमेंट्स होते हैं। हाँ, इनकी वजह से जो प्रोसेस होती हैं अर्थक्वेक वोल्केनिक एक्टिविटीज़, उनको हम फील कर सकते हैं। फील क्या, वो तो बहुत बड़ा धमाका करती हैं। तो इस तरीके से अगर हम इन 6 प्लेट्स की बात करें तो इन 6 प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है वो जो साइड्स होते हैं 3 साइड से, यानी कि 3 तरीके का मूवमेंट हो सकता है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं जिस तरीके से मूवमेंट होता है? एक तो ये हो सकता है कि ये वाली जो प्लेट है ये इस डायरेक्शन में मूव करे। दूसरा ये हो सकता है कि ये वाली प्लेट जो है वो इधर से इस डायरेक्शन में मूव करे, या फिर ये हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में मूव करे। तो जब ये प्लेट्स हैं, ये जो 6 प्लेट्स हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी वजह से कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं। मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में मूव करती है और इधर वाली जो प्लेट है ये इस डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो ये क्या होगा, आमने सामने से प्लेट्स आपस में टकरा जाएंगी, और जब प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो उसकी वजह से या तो फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनेंगे? ये प्लेट्स जो हैं आपस में बिल्कुल टच हो गई और फिर भी इनके बीच मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्या होंगी, ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएंगी। तो इनसे क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। जैसे कि हिमालय है, हिमालय भी सबसे नया माउंटेन है, सबसे अभी जो है बना हुआ माउंटेन है, और ये कौन सी टाइप का है, फोल्ड माउंटेन है। इसके अलावा क्या होता है कि जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट्स के नीचे चली जाती है, और ये वाली प्लेट ऊपर उठ जाएगी, ये वाली प्लेट नीचे की तरफ धंस जाएगी। ये वाला जो रीजन होता है इसको सबडक्शन जोन कहा जाता है। तो ये सबडक्शन जोन में चली जाएगी और दोबारा से पिघल जाएगी जहाँ तक हाई टेम्परेचर होता है वहाँ तक। अब हम बात कर रहे हैं प्लेट्स के मूवमेंट की। तो एक तरीके का मूवमेंट होता है जो प्लेट्स आपस में जो है टकराती हैं। दूसरे तरीके का मूवमेंट होता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ये वाली प्लेट इधर मूव करेगी, ये वाली प्लेट इधर मूव करेगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगी, घाटियाँ, भ्रंश घाटियाँ या फिर भ्रंश दरारें यहाँ पर बन जाएंगी, फॉल्ट यहाँ पर बन जाएंगे। इसके बाद जो मूवमेंट होता है तीसरे टाइप का, वो होते हैं संरक्षी, यानी कि वो कंजर्वेटिव प्लेट्स होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती। ये इधर मूव कर रही है और ये वाली इधर मूव कर रही है, ये आपस में कोई भी एक दूसरे से नहीं टकराएगी और कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं उनमें 3 तरीके का मूवमेंट होता है, और जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही स्लो होता है। फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर की स्पीड से अगर मूवमेंट करती हैं तो हमें पता भी नहीं चल पाता। और ये जो मूवमेंट होता है किसकी वजह से होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा। जो मोल्टन मैग्मा होता है अर्थ के इनसाइड में, उसकी वजह से ये मूवमेंट होता है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज शो इन द एक्टिविटी। यहाँ पर एक एक्टिविटी आप देखेंगे नीचे, जिसमें दिखा रखा है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ के अंदर एक सर्कुलर मैनर में मूवमेंट करता है। द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स को चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है इसके वजह से अर्थ सरफेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मैंने बताया था अभी कि कहीं पर पहाड़ बन जाते हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं, कहीं पर फॉल्ट्स बन जाते हैं, दरारें ज़मीन के अंदर बन जाती हैं।
The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called as एंडोजेनिक फोर्सेस। देखिए जो फोर्सेस हैं, अर्थ मूवमेंट्स हैं, उनको अलग अलग तरीके से हमने क्लासीफाई किया है, अलग अलग तरीके से डिवाइडेड किया है। तो सबसे पहले देखिए अर्थ मूवमेंट्स जो हैं वो 2 टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिए, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो अर्थ के अंदर होते हैं, यानी कि वो अर्थ के अंदर होते हैं और हमें उनका पता जो है बहुत बाद में चलता है, जब कोई विस्फोट होता है, कोई वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, कोई अर्थवेक आता है। वोल्केनोज और जो अर्थवेक्स हैं वो किस टाइप के हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, क्योंकि ये अर्थ के अंदर से मूवमेंट होता है, बाद में बाहर तक इनकी तरंगें पहुंचती हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो अर्थ के ऊपर होते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में होते हैं, स्थल मंडल में होते हैं, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं उनको भी 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, सडन फोर्सेस में और जो है डिजास्ट्रोफिक फोर्सेस में। एक तरीके से हम बात करें अगर सडन फोर्सेस की, तो वो अर्थवेक्स हैं, वोल्केनोज हैं, लैंडस्लाइड्स हैं। अर्थवेक क्या होता है, ये जो अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा है, जब ये यहाँ वहाँ जो है स्पेस ढूंढता है अर्थ से बाहर निकलने के लिए, तो हमने जो है कुछ थोड़ी देर पहले ही एक डायग्राम बनाया था, उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि 6 प्लेट्स में डिवाइड है। अब ये जो प्लेट्स के किनारे होते हैं, ये देखिए ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर 2 प्लेट्स हैं, इनके बीच में क्या है, एक दरार है। 2 प्लेट्स के बीच में जो है थोड़ा सा स्पेस होता है और वहीं वीक पॉइंट होते हैं जहाँ से ये मोल्टन मैग्मा अर्थ से बाहर निकलता है। इस तरीके से जब ये अर्थ से बाहर निकलता है तो इसको वोल्केनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, और इन्हीं वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्या आते हैं, अर्थवेक्स आते हैं। अब जब ये मोल्टन मैग्मा मूवमेंट करता है अर्थ के अंदर, बहुत ही जोर से किसी भी प्लेट के ऊपर टकराता है तो भी कंपन पैदा करता है और उसको अर्थवेक कहा जाता है। तो ये कैसी प्रोसेस होती है, सडन प्रोसेसेस होती हैं, इनका हमें पहले से नहीं पता चलता। ऐसा नहीं होता कि 1 साल पहले भूकंप आना शुरू हुआ था और अब हमें फील हुआ, ऐसा नहीं होता। ये अचानक से आते हैं, सडन फोर्सेस होते हैं। इसी तरीके से लैंडस्लाइड्स जो है वो भी एक तरीके का सडन फोर्सेस है। ये अर्थ है, यहाँ पर अचानक से अर्थवेक की वजह से दरार आ जाती है, बीच में से ज़मीन जो है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं वो टूट जाती हैं और आगे की तरफ मूव कर जाती हैं। इसके बाद डियास्ट्रोफिक फोर्सेस जो होते हैं वो जो वो भी एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, यानी कि अर्थ के अंदर होते हैं। इनमें से एक का एग्जांपल क्या दे रखा है, बिल्डिंग माउंटेन्स का बनना। जैसे मैंने अभी बताया था, जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगा, वो या तो ऊपर की तरफ उठ जाएंगी या फिर जो है नीचे की तरफ धंस जाएंगी। तो जब वो अगर ऊपर की तरफ उठती है तो उसको क्या कहते हैं, माउंटेन फोल्ड कहते हैं, फोल्ड हो जाती हैं वो और एक माउंटेन का निर्माण करती हैं। तो ये कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पहाड़ बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, कई सालों लग जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो अर्थ के ऊपर होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं, हमारी लैंड के ऊपर होते हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस के एग्जांपल क्या है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल जो प्रोसेस होती हैं। इरोजनल प्रोसेस वो होती है जब क्या होता है कि यहाँ से सोयल उड़कर हवा के साथ या फिर पानी के साथ बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो वो क्या होता है, इरोजन होता है, उसको इरोजनल प्रोसेस कहते हैं। डिपोजिशनल का मतलब है कि यहाँ से जब मिट्टी हवा के साथ उड़ी और वो कहीं पर जाकर जब जमा होने लगती है तो वो कौन सी प्रोसेस है, डिपोजिशनल है, यानी कि कहीं पर जाके डिपॉजिट हो जाती है, जम जाती है। इसी तरीके इससे जो है बहुत सारी शेप बनती है, जैसे नदी के साथ मिट्टी कंकर पत्थर वगैरह बहकर आती हैं तो वो उसका इरोजन होता है। लेकिन जब वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके, जैसे कि डेल्टा पर जाके, जहाँ पर डेल्टा बनता है वो किससे बनता है, इसी जमाव के कारण बनता है। तो यहाँ पर जब जमा हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, डिपोजिशनल प्रोसेस कहते हैं। अब जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्सेस होते हैं, प्रोसेसेस होती हैं, वो किन से होती हैं, रिवर से भी हो सकती हैं। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था पानी के साथ बहकर या फिर हवा के साथ उड़कर, तो रिवर की वजह से या फिर विंड से, हवाओं के चलने से, सी वेव्स के साथ भी जो है बहुत सारा कंकर मिट्टी या फिर जो भी मटेरियल समुद्र के अंदर है, ओशंस के अंदर है, वो बहकर किनारों की तरफ आ जाता है। इसके बाद है ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, जो बर्फ़ जमी हुई होती है, और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ही क्या बनती हैं, रिवर्स बहती हैं। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, यानी कि जो लैंडफॉर्म्स हैं उनमें किस तरीके से मूवमेंट होता है और उनको किस तरीके से हमने क्लासीफाई किया हुआ है।
उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद ग्लोसरी में एक वर्ड दे रखा है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, 6 प्लेट्स में डिवाइड है और उन्हीं 6 प्लेट्स को क्या कहा जाता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। देखिए ये जो 6 प्लेट है, हम सिर्फ यहाँ पर बड़ी प्लेट्स की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और भी 6 प्लेट्स हैं जो कि छोटी छोटी प्लेट्स हैं, यानी कि इन्हीं प्लेट्स को और भी सब डिवीज़न इनका किया गया है, लेकिन मेनली जो है वो कौन कौन सी हैं, 6 प्लेट्स हैं। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स हैं, इस एशियन प्लेट हैं, इस तरीके की जो है 6 बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। ये जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से कई बार सडन मूवमेंट्स होते हैं, और उन सडन मूवमेंट्स के एग्जाम्पल हैं अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। अभी देखिए वोल्केनोज क्या होते हैं, ये आप वोल्केनो का डायग्राम देख सकते हैं। जब अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा जो है बाहर निकलता है, देखिए जब तक ये अर्थ के अंदर रहता है इसको मैग्मा कहा जाता है, ये मैग्मा चैम्बर है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्मा जमा है। और जब ये जो मोल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ जो मैग्मा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और जब ये बाहर की तरफ आता है तो रास्ते में कहीं कहीं पर जमा हो जाता है और उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले जब मैग्मा चैम्बर से मैग्मा बाहर आता है तो बाहर आने के बाद उसको लावा कहा जाता है। जब तक ये अर्थ के अंदर है तब तक इसको मैग्मा कहा जाएगा, जैसे ही ये अर्थ से बाहर आ जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। ठीक है, अब जब लावा जो है जिस मेन नली से निकलता है उसको वेंट कहा जाता है। इसके बाहर जब ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्रेटर कहा जाता है, और जब क्रेटर से बाहर निकलते हैं गैसेज और ऐश, उन सब की वजह से क्या होता है, एक बड़ा धमाका होता है और उसको वोल्केनिक एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, तो जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस तरीके से होती हैं आप समझ गए होंगे। जो अर्थ का क्रस्ट और मेंटल पार्ट है उसके नीचे वाला जो एरियाज होता है, जो मेंटल पार्ट है, वहाँ पर जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर में लिक्विड मैग्मा होता है, और वो मैग्मा जब अर्थ से बाहर निकलता है तो उसको क्या कहा जाता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ या फिर वोल्केनो कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है। ये जो ज्वालामुखी है, फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जो एसिड्स होती हैं या फिर गैसेज होती हैं, ये यहाँ पर आने के बाद जमा हो जाती हैं, और यहाँ पर भी हो सकता है किसी माउंटेन का निर्माण करें, कोई ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पर बन सकता है। अभी देखिए वर्ड ओरिजिन देखते हैं। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक किस तरीके से ओरिजिनेट हुए हैं शब्द। तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड यानी कि अर्थ के अंदर, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ओरिजेनिक मतलब ओरिजिन। तो जो अर्थ के अंदर ओरिजिनेट होते हैं उनको एंडोजेनिक कहा जाता है, और जो अर्थ के बाहर ओरिजिनेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक्सोजेनिक। ठीक है, तो जिसकी उत्पत्ति अर्थ के अंदर होती है वो एंडोजेनिक है, यानी कि आंतरिक उनकी ओरिजिन होता है, उनकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थवेक की। देखिए जो अर्थवेक होता है, यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। जो अर्थ का मेन सेंटर होता है, जहाँ से अर्थ का ओरिजिन होता है, उसको फोकस कहा जाता है। दिस इज़ वेयर द अर्थवेक ओकर्स, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। जो सिस्मिक एनर्जी होती हैं वो कहाँ से उठती हैं, अर्थ का जो फोकस होता है अर्थवेक का, वहाँ से, यानी कि जहाँ अर्थवेक स्टार्ट हुआ, जिसकी जो मेन सेंटर है ओरिजिन होने का, अर्थ का जो अर्थवेक है उसके ओरिजिन होने का जो मेन सेंटर है, यानी कि जिस बिंदु से ओरिजिनेट होता है अर्थवेक, उसको क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। अब फोकस की जस्ट ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे जो सेंटर होता है अर्थ के ऊपर, उसको क्या कहा जाता है, ईपी सेंटर कहा जाता है। देखिए अधिकेंद्र और अभिकेंद्र ये 2 शब्द होते हैं। ठीक है, एक अधिकेंद्र होता है जहाँ से जो अर्थवेक की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग जहाँ से होती है अर्थवेक की, और दूसरा जो होता है ईपी सेंटर यानी कि अभिकेंद्र, जहाँ पर सबसे पहले महसूस किया गया अर्थ के ऊपर, वो सेंटर होता है ईपी सेंटर। अब ये प्लेट बाउंड्रीज़ हैं। इन प्लेट बाउंड्रीज़ देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जो प्लेट बाउंड्रीज़ होती है वहाँ पर ज़्यादा आते हैं, जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जो रीजन जाना जाता है, वहाँ पर कंटिन्यू होती रहती हैं जो सिस्मिक वेव्स होती हैं या फिर जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंटिन्यू वहाँ पर रहती हैं। इसकी वजह से ही उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये एरिया कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में है, क्योंकि ये प्लेट बाउंड्रीज़ हैं। जहाँ पर प्लेट बाउंड्रीज़ होती हैं, जहाँ पर जो लिक्विड मैग्मा है उसको बाहर आने का मौका मिलता है, बाहर आने के लिए वो वीक पॉइंट्स उसको मिल जाते हैं, वहीं पर उत्पत्ति होती है। इसके बाद सिस्मिक वेव्स जो होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में फिर बाद में मूव कर जाती हैं।
यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से होती है और उसके बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगती हैं। इस तरीके से जो सेंटर होता है, यहाँ पर अगर हम जो इसको मेजर करते हैं, अगर अर्थवेव को मेजर करना है तो उसके लिए एक यंत्र होता है, उसको क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सिस्मोग्राफ से हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि क्या कहाँ पर जो है ओरिजिन हुआ है अर्थवेव का और कितनी इसकी स्पीड है। इसको कैसे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल पर हम बता सकते हैं कि कितनी स्पीड है इस अर्थवेव की। मैक्सिमम जो स्पीड है अब तक की वो रही है 7.4 तक, और जो कि बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा विनाश धरती पर हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थवेव वेव्स। अर्थवेव जो होता है उसकी 3 टाइप्स की वेव्स होती हैं। सबसे पहले होती है पी वेव्स। पी वेव्स का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स, जो कि बहुत ही कम जो है इनका इफेक्ट होता है। बहुत ही सबसे पहले जिसको हम फील कर सकते हैं वो होती हैं पी यानी कि प्राइमरी वेव्स। ठीक है, इसके बाद जो वेव्स होती हैं वो होती हैं एस वेव्स यानी कि सेकेंडरी वेव्स, और इनको जो है ट्रांसवेवर वेव्स भी कहा जाता है, और पी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। इसके बाद होती हैं एल वेव्स यानी कि लॉन्ग वेव्स। ये लंबे टाइम तक हम इसको फील कर सकते हैं, और इसमें जो है जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वेव्स की उनको भी मेजर करने की कोशिश लॉन्ग वेव से ही की जाती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि 3 टाइप्स होते हैं अर्थवेव्स की वेव्स के, पी, एस और एल। पी प्राइमरी, एस सेकेंडरी और एल लॉन्ग वेव्स। ऑल्दो अर्थवेव्स कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड। अब देखिए जो इम्पैक्ट होते हैं अर्थवेव्स के वो बहुत ही बुरे हो सकते हैं, बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं अर्थवेव के। हम एक यहाँ पर केस स्टडी करते हैं भुज का। देखिए गुजरात में जो भुज है वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है भूकंप आते रहते हैं, कंटिन्यू वहाँ पर आते रहते हैं। टाइम टाइम पर बहुत सारे जो है भूकंप वहाँ पर आए हैं। अभी देखिए गुजरात में जो अर्थवेव आया था वो कब आया था, 26 जनवरी 2001 को आया था। तो ये एक बहुत ही मैसिव अर्थवेव था, बहुत ही बड़े पैमाने पर इसने जनता को अपना इफेक्ट किया था। अब देखिए क्या क्या इफेक्ट इसके हुए थे। स्कूल जो है उनमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। लगभग 971 स्टूडेंट और 31 टीचर्स जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से डर गए थे, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी। देखिए 26 जनवरी 2001 को सुबह 8 बजे का टाइम था, जब जो है सारा देश जो है नेशनल एंथम गाने की तैयारी में था। उस टाइम पे क्या हुआ था, भूकंप आ गया था, और ये जो भूकंप आया था इसके जो मेजरमेंट थी वो क्या थे, 6.9 थी। रिएक्टर पैमाने पर इसको मापा गया था। तो रिएक्टर स्केल पर 6.9 तक अगर अर्थवेव आता है तो वो बहुत ही डिजास्टर कर सकता है, बहुत ही बड़ा भूकंप हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। और इसने ऐसा ही किया। लगभग 3 दिन तक जो भुज में जिन लोगों के ऊपर इफेक्ट हुआ था अर्थवेव का, उनको ना तो खाना प्रोवाइड करवा पाई थी सरकार, क्योंकि ये सब इतनी जल्दी और इतना बुरी तरीके से हुआ था। ना ही मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो 3 दिन तक उनको प्रोवाइड करवाई जा सकी थी। इसके बाद अगर डिस्ट्रक्शन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हुआ था। जो फ़ोन लाइन्स थी, वाटर पाइपलाइंस थी, या फिर इसके अलावा पावर स्टेशन जो ट्रांसमिशन थे वो लाइंस भी जो है बुरी तरीके से लॉक हो गई थी, उखड़ गई थी। और जो सिटी है उसमें बहुत ही ज़्यादा आग फैल गई थी, जिसकी वजह से लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं आकर खड़ी हो गई थी। इसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे अपील की गई थी सीएम के द्वारा कि वहाँ पर उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से इस डिजास्टर से उभरने का उनको मौका मिले, और इस जोन को जो है क्विकली क्या कर दिया जाए, इमरजेंसी जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। इसके बाद क्या है, अर्थवेव की देखिए कुछ अलग अलग तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। अभी देखिए इसके बाद हमने अर्थवेव को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, उसके एग्जांपल्स भी देखे। उसके बाद देखिए कुछ अर्थवेव्स प्रिपेयर्डनेस होती है कि हम किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं अर्थवेव से जूझने के लिए। अगर हमें हल्का सा भी झटका महसूस होता है, वे टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थवेव, हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई ऐसा सेफ स्पॉट ढूंढ लेना चाहिए जहाँ पर हम सेफ रह सकें, जहाँ पर अगर भूकंप आता भी है तो हमें कोई हानि ना पहुँचे। हमें कोई ऐसा सेफ स्पॉट ढूंढ लेना चाहिए, जैसे कि कोई किचन काउंटर के नीचे, किसी टेबल के नीचे, किसी डेस्क के नीचे, जो हमें छुप जाना चाहिए। जो घर के कमरे के कोने होते हैं वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं छुप जाना चाहिए। इसके अलावा स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, जो फायर प्लेसेस होती हैं उनसे दूर हमें रहना चाहिए। जो चिमनी वगैरह होती हैं उनसे दूर होना चाहिए। जो मिरर और एक तरीके से पिक्चर फ्रेम्स होते हैं उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें चोट लग सकती है इन सब के गिरने से। बी प्रिपेयर्ड, हमें अवेयर रहना चाहिए। हमारे अंदर अगर अवेयरनेस है इन सबको, इस डिजास्टर को कॉन्फिडेंटली जूझने की, इससे तो हम उसको अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए।
अभी यहाँ पर देखिए आप एक यंत्र देख सकते हैं, सिस्मोग्राफ। मैंने पहले भी बताया था कि भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है, इक्विपमेंट होता है, उसको क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इस सिस्मोग्राफ पे अगर किसी भी रिएक्टर स्केल पर इसको मापा जाता है तो मेजरिंग के बाद जो वेव्स होती है 2.0 तक, वो बहुत ही कम नुकसान पहुँच जाती है। इसके बाद 5.0 तक जो अगर अर्थक्वेक है तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा, उससे बहुत ही ज़्यादा डैमेज होगा। इसके अलावा 6.0 तक अगर है तो वो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक होता है, उससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और अगर 7.0 तक भी अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो वो बहुत बुरी तरीके से तबाही मचाएगा, कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं रह सकती। इसके बाद मेजर लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है स्थल रूप। जो मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं उनमें हम वेदरिंग और इरोजन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इरोजन मैंने आपको बताया था कि जो फर्टाइल सॉइल होती है उसका हवा के साथ या फिर जो है पानी के साथ बहकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाना क्या होता है, इरोजन होता है। इसके बाद होता है वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है, चट्टानें जो है वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं वर्क ऑफ रिवर। रिवर का वर्क क्या होता है। जैसे ही रिवर स्टार्ट होती है, किसी ग्लेशियर से रिवर की जब स्टार्टिंग होती है, किसी लेक से या किसी ग्लेशियर से रिवर की स्टार्टिंग होती है, उसके बाद क्या होती है, वो हार्ड और सॉफ्ट रॉक से गुजरती है। जब वो हार्ड रॉक से गुजरती है तो उनको वो नहीं काट सकती, लेकिन जैसे ही वो किसी सॉफ्ट रॉक के ऊपर से गुजरती है तो उसको वो काटना शुरू कर देती है और वहाँ पर क्या बन जाती हैं, कुछ लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, जैसे कि रिवर वैलीज बन जाती हैं। इसके बाद वाटरफॉल होता है। जब ऊंचाई से नीचाई की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जब पानी गिरता है तो उसको क्या कहा जाता है, वाटरफॉल कहा जाता है। इसके बाद रिवर फॉल्स के बाद जब जो रिवर होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है तो वो फ्लड प्लेन्स का निर्माण करती हैं। फ्लड प्लेन्स का मतलब होता है बाढ़ के मैदान। अब देखिए कोई भी रिवर बह रही है तो वहाँ पर कुछ टाइम में ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाती है, पानी का फ्लो जो होता है वो ज़्यादा होता है और वाटर लेवल भी ज़्यादा होता है, तो उस वजह से जो रिवर होती है वो अपना एरिया बढ़ा लेती है। देखिए जैसे मेनली जो है यहाँ तक बह रही थी, लेकिन बाद में क्या करती है, वो अपना एरिया बढ़ा लेती है। जब पानी ज़्यादा होता है, वाटर फ्लो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब बाद में जो पानी होता है वो कम हो जाता है, वाटर लेवल कम हो जाता है, तो उस टाइम पे फिर दोबारा से अपनी इसी शेप में आ जाती है। लेकिन जब यहाँ पर वो कभी बह रही थी तो उस एरिया के आसपास वाला जो एरिया होता है, इनकी कभी फ्लड से अगर यहाँ तक भी रिवर आई थी तो ये वाला सारा का सारा एरिया जो कैसा हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा। और जब फर्टाइल हो जाएगा तो ये क्या है, एक फर्टाइल प्लेन का निर्माण करेगा जिसको फ्लड प्लेन कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है। इसके बाद देखिए जब रिवर यहाँ से बह रही थी, मान लीजिए बारिश के मौसम में इसके अंदर पानी ज़्यादा है और ये जो शेप है यहाँ तक आ गई, लेकिन धीरे धीरे पानी का जो फ्लो था इस डायरेक्शन में था, इसने क्या किया, चट्टानों को काटना शुरू किया और धीरे धीरे करके ये यहाँ तक पहुँच गई। और जब वाटर कम हो गया, यानी कि समर सीज़न आ गया, यानी कि उस टाइम पे पानी कम है रिवर के अंदर, तो पानी जो है दोबारा से यहीं से बहेगा और ये वाला एरिया यहाँ पर क्या होगा, मिट्टी जमा हो जाएगी, तो यहाँ पर एक लेक बन गई और इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सबो लेक कहा जाता है। इसके अलावा ये जो रिवर है इस शेप में बहती है, यानी कि अलग अलग जो एक तरीके से कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि रिवर सीधी इस तरीके से फ्लो कर रही है, वो कैसे फ्लो करती है, ऐसी, ठीक है, इस शेप में जो है फ्लो करती है। तो ये जो होती हैं, ये जो शेप्स होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, मेंडर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, रिवर के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, वाटरफॉल, मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स और फ्लड प्लेन्स या फिर लीव्स। जो बैंक के किनारे होते हैं, जो रिवर बैंक्स होते हैं, वहाँ पर क्या बनती हैं, लीव्स बन जाती हैं। इसके बाद देखिए मेन रिवर और डिस्ट्रीब्यूटरीज। मेन रिवर होती है जो मेन बहकर मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक जो रिवर आ रही है, जिसका फ्लो बना हुआ है, वो मेन रिवर होती है। जैसे कि गंगा है, ठीक है, गंगोत्री से जो है उसका ओरिजिन होता है और फिर वो ऐसे बहती रहती है। लेकिन उसके अंदर आकर मिलने वाली जो रिवर्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। लेकिन जब आगे चल के वो अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। और वहाँ पर किस चीज़ का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। ये जो है सबसे लास्ट वाला फीचर होता है जो नदी के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ से मेन रिवर बहकर आ रही थी, इसको जो नदियाँ ज्वाइन करती हैं उनको इसकी ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। लेकिन जब मेन रिवर अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनके बीच में जो मिट्टी जमा हो जाती है, ठीक है, उनके बीच में ये जो मिट्टी जमा हो जाती है और ये जो रिवर अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, इसको क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है।
अब तक हमने रिवर के जो वर्क पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स। जो सी वेव्स होती हैं उनका क्या वर्क होता है। जो ओशन के अंदर वेव चलती हैं, किसी भी समुद्र के अंदर जब वेव चलती हैं तो वो भी किसी न किसी आकृति का निर्माण करती हैं, कोई ना कोई फीचर बनाती हैं, उनको भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। देखिए, इसको एक तो होता है सी केव। जब समुद्र की लहरें यहाँ पर टकराई और इन चट्टानों को उन्होंने काट दिया तो इसको कहा जाता है सी केव। लेकिन जब ये केव और ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, सी आर्च कहा जाता है। ठीक है। और जब चट्टान को और ज़्यादा ये काट देती हैं, उस चट्टान का सिर्फ इतना सा टुकड़ा रह जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्टैक कहा जाता है। तो ये कुछ लैंडफॉर्म्स होते हैं जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सी वेव्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सी केव्स, सी आर्चेज एंड स्टैक्स। इसके बाद है वर्क ऑफ आइस। आइस के क्या क्या वर्क होते हैं, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स को बनाया जाता है आइस के द्वारा। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी ग्लेशियर जो होता है, कोई आइस जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई है और जब ये पिघलकर हल्की हल्की पिघलकर फ्लो करना शुरू कर देती है तो इसको क्या कहा जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं, आइस रिवर है, वो भी अलग अलग लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। इसमें देखिए कुछ लेक्स भी हो सकती हैं जो माउंटेन्स के बीच में बनती हैं, या फिर इसके अलावा जो सैंड और सिल्ट्स हैं वो कहीं पर डिपॉजिट हो जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, ग्लेशियल मोरेन्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस डिपोजिशनल जो फीचर्स होते हैं उनकी हमने बात की। अब है वर्क ऑफ विंड। विंड का क्या वर्क है, जब हवा चलती है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी शेप्स बन जाती हैं। देखिए, सबसे पहले जिस शेप की हम बात करेंगे, जिस लैंडफॉर्म की बात करेंगे, वो है मशरूम रॉक्स। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी चट्टान थी, वो हवा की वजह से, हवा इससे टकराई और वो अलग अलग शेप में कट गई। तो उस कटने की वजह से चट्टान जो है एक तरीके से इस शेप में हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हवा टकराने की वजह से चट्टान कट गई और यहाँ से भी कट गई। तो ये जो शेप बनी इसको क्या कहा जाता है, मशरूम रॉक कहा जाता है। इसके बाद आती है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स कौन सी होती हैं, जब कोई भी हवा जब चलती है तो उसके साथ मिट्टी उड़कर जाती है और जब वो मिट्टी किसी जगह पर जाके जमा हो जाती है इस तरीके से, ठीक है, जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स कहा जाता है। क्योंकि जब हवा तेज़ चलती है तो वो मिट्टी को अपने साथ उठाती है, लेकिन जैसे ही हवा की स्पीड कम हो जाती है वो मिट्टी को वहीं पर गिराना शुरू कर देती है, और जब मिट्टी एक जगह पर जम जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स कहा जाता है। इसके बाद जो एक डिपोजिशनल एरिया होता है, बहुत बड़े पैमाने तक जो डिपोजिशनल एरिया हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, लोजिस कहा जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा डिपोजिशनल एरिया होता है जो बहुत बड़े पैमाने तक मिट्टी का डिपोजिशन करता है, जमाव करता है। इसी तरीके का एक जो लोजिस है वो कहाँ पर पाया गया है, चाइना में पाया गया है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।